नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो जो अचानक दुनिया की सबसे हॉट प्रॉपर्टी बन गई है। और वो भी एक ऐसी जगह जो पूरी तरह बर्फ से ढकी है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। सोचिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो इसे किसी भी कीमत पे खरीदना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है यूरोप, जो अपनी सेना भेजने तक की बात कर रहा है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम यही पता लगाएंगे कि इस बर्फ की चादर के नीचे आखिर ऐसा कौन सा खजाना या कौन सा राज छिपा है जिसने दशकों पुराने दोस्तों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ जमीन का कोई सौदा नहीं है। ये एक बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मतलब ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के नक्शे पर ताकत और दबदबे का एक बहुत बड़ा खेल है। और इस खेल में अमेरिका अपने सबसे पुराने दोस्तों, खासकर डेनमार्क के खिलाफ खड़ा दिख रहा है। वो रिश्ते जो अटूट माने जाते थे वो एक बर्फीले द्वीप की वजह से चटक रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी बिसात को समझते हैं। इस विशाल बर्फीले द्वीप को लेकर अचानक इतनी तनातनी क्यों है? हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कारण सामने दिख रहे हैं और जो असली मकसद पर्दे के पीछे छिपे हो सकते हैं वो क्या है। तो कहानी के केंद्र में तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं और उनके लिए ग्रीनलैंड खरीदने का ये ख्याल कोई नया तो नहीं है। नहीं, नया नहीं है। वो पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। हाँ, लेकिन जो बात नई है वो है उनकी गंभीरता, है ना? सही कहा। पहले जब वो इसका जिक्र करते थे तो लोग इसे एक मजाक या उनकी एक और कह सकते हैं अटपटी ख्वाहिश समझकर टाल देते थे। हाँ, कि ये तो बस ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप की डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ लगभग 45 मिनट की एक फोन कॉल हुई थी। और वो काफी तनावपूर्ण थी, ऐसा सुना है। बहुत तनावपूर्ण। उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि डेनमार्क पर टैरिफ लगाने और उसे दुनिया में अलग थलग करने की धमकी भी दी गई। बाप रे। तो ये अब एक मजाक नहीं, एक गंभीर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बन चुका है। और वो अपने इस इरादे को सही ठहराने के लिए एक तर्क भी दे रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का। बिल्कुल। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो उस इलाके में रूस और चीन के जहाजों की मौजूदगी का हवाला दे रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये तर्क वाकई में इतना मजबूत है? मतलब क्या रूस और चीन की मौजूदगी सच में इतनी बड़ी है कि अमेरिका को पूरा का पूरा द्वीप ही खरीदना पड़ जाए? देखिए, खतरा तो है, इसमें कोई शक नहीं कि आर्कटिक में रूस और चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई विश्लेषक मानते हैं कि इस खतरे को शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अच्छा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में एक आर्थिक और रणनीतिक कदम ज्यादा लगता है। और रही बात उनके बेटे के दौरे की, हाँ, वो भी एक खबर थी। वो एक तरह से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी कि हम इस मामले में कितने सीरियस हैं। उनका तो दावा ये भी है कि ग्रीनलैंड के लोग खुद अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो एक तरफ ट्रंप हैं जो पूरी ताकत लगा रहे हैं, अब देखते हैं कि यूरोप और खासकर डेनमार्क इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। हाँ, शुरू में तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। हाँ, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का वो बयान तो काफी मशहूर हुआ था। हम बिकाऊ नहीं हैं, बिल्कुल। वी आर नॉट फॉर सेल। लेकिन अब वो मजाक और इनकार एक गहरी चिंता में बदल गया है। मतलब अब उन्हें समझ आ गया है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। हाँ, और इसी का नतीजा है कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लिए अपना रक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया है। कितना, कुछ अंदाजा है? खबरों के मुताबिक वो उस इलाके में हेलीपैड बनाने, मिलिट्री ग्रेड ड्रोन तैनात करने और नई निगरानी प्रणालियों पर लगभग $1.5 अरब खर्च करने की योजना बना रहे हैं। $1.5 अरब? जी, यह सीधे तौर पे अमेरिका की नीयत को देखते हुए उठाया गया कदम है। अच्छा, तो डेनमार्क अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, ये तो समझ में आता है। अपनी जमीन बचाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि अब यूरोपीय संघ मतलब ईयू भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है। और यहीं पर यह मामला बहुत बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? ईयू के सैन्य प्रमुख ने बाकायदा एक बयान दिया कि ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिकों को भेजना एक समझदारी वाला कदम होगा। एक मिनट, लेकिन ईयू की तो अपनी कोई सेना है ही नहीं, जैसे नेटो की है। यही तो फैसिनेटिंग बात है। ईयू के पास कोई एक कमांड पर चलने वाली फौज नहीं है। तो सुझाव यह है कि सदस्य देश जैसे इटली, फ्रांस, स्पेन वो अपनी अपनी सेनाएं भेजें। हाँ, अपनी अपनी सेनाओं के कुछ हिस्सों को इकट्ठा करके वहां भेजा जाए। ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल है। मतलब आप अपने ही एक सहयोगी के खिलाफ सेना भेजने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही असामान्य बात है। बहुत असामान्य। तो सवाल यही उठता है कि इस बर्फ के टुकड़े में आखिर ऐसा है क्या?
क्योंकि सिर्फ लोकेशन के लिए तो इतनी बड़ी तनातनी नहीं हो सकती। बिल्कुल। ट्रंप भले ही नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, लेकिन असल कहानी बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे छिपी है। अच्छा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो दो मुख्य कारण सामने आते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब तेल और गैस? तेल और गैस तो हैं ही, लेकिन असली खजाना वो नहीं है। असली खजाना है दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स, ये नाम तो सुना है। ये वही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल। नियोडाइमियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ये वो नाम हैं जिनके बिना आपके स्मार्टफोन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और F-35 फाइटर जेट कुछ नहीं बन सकता। मतलब ये आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है? रीढ़ हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? क्या? आज इनकी 90% से ज्यादा सप्लाई पर चीन का कंट्रोल है। ओहो, तो अब समझ में आया। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने का एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। गेम चेंजर हो सकता है ये तो। बिल्कुल। अगर ग्रीनलैंड का कंट्रोल अमेरिका के पास आ जाता है, तो वो इस मामले में चीन के एकाधिकार को सीधी चुनौती दे सकता है। वाह, तो ये है असली कहानी का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन आपने कहा था कि 2 कारण हैं, दूसरा क्या है? और दूसरा कारण, जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, वो है खुद जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, वो कैसे? मतलब ग्लोबल वार्मिंग तो एक खतरा है ना? यहां आयरनी यही है, जो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए खतरा है, वही अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को एक सुनहरा मौका बना रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है। कैसे? सोचिए, ग्रीनलैंड पर आज लगभग 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर है। हाँ। जैसे जैसे ये पिघल रही है, इसके नीचे से विशाल उपजाऊ जमीन निकल रही है। इसकी तुलना अक्सर अलास्का से की जाती है। अलास्का, जिसे खरीदना कभी गलती माना जाता था। बिल्कुल, उसे एक बड़ी बेवकूफ़ी कहा गया था। और आज देखिए, अलास्का अमेरिका के सबसे रणनीतिक राज्यों में से एक है। तो सोच ये है कि ग्रीनलैंड अगला अलास्का बन सकता है। उससे भी बड़ा एक सोच ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले दशकों में अमेरिका के दक्षिणी राज्य जैसे फ्लोरिडा और टेक्सास बहुत ज्यादा गर्म और रहने के लिए मुश्किल हो सकते हैं। सही बात है। ऐसे में उत्तर की ओर एक नया, ठंडा और विशाल इलाका एक रणनीतिक संपत्ति से कम नहीं होगा। और पानी का क्या? मैंने कहीं पढ़ा था कि वहां दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। वहां जो बर्फ है, अगर वो पिघल जाए तो दुनिया के 10% ताजे पानी की जरूरत को पूरा कर सकती है। 10%? 10%। एक ऐसी दुनिया में जहां साफ पानी की कमी एक बहुत बड़ा संकट बनती जा रही है, ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। तो मतलब खनिज, रहने लायक जमीन और पानी, ये भविष्य के लिए एक पूरा पैकेज है। पूरा पैकेज। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ अमेरिका है जो भविष्य के इस हॉट प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह कब्जा चाहता है, और दूसरी तरफ एक घबराया हुआ यूरोप है जो सैन्य तैनाती तक की बात कर रहा है। ये पारंपरिक दोस्तों के बीच एक बहुत बड़ी दरार की तरह लग रहा है। और इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या ये मामला सच में एक टकराव की ओर बढ़ सकता है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप का एक इतिहास रहा है। वो अपने बयानों पर अमल करते हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगे। जैसे इन्होंने मेक्सिको सीमा पर किया था। बिल्कुल। मेक्सिको सीमा पर सेना भेजकर उन्होंने ये दिखा दिया था। इसलिए डेनमार्क में जो डर है वो काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर टकराव की नौबत आती है तो क्या यूरोपीय संघ और नाटो के सहयोगी देश वाकई में अमेरिका का सामना कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपका पड़ोसी आकर कहे कि आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, और जब आप मना करें तो वो आपको धमकी देने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही हो रहा है, और ये ट्रांस अटलांटिक गठबंधन की नींव को ही चुनौती देता है। वही गठबंधन जिस पर पिछले 70-80 सालों की वैश्विक व्यवस्था टिकी हुई है। बिल्कुल। अगर दोस्त ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ सैन्य ताकत की बात करेंगे, तो इस पूरी व्यवस्था का क्या होगा? तो संक्षेप में कहें तो ग्रीनलैंड को खरीदने का जो विचार कभी एक मजाक लगता था, वो अब एक बहुत ही गंभीर भू राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हाँ। ये कहानी सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के बयानों की नहीं है। ये भविष्य के संसाधनों, जलवायु परिवर्तन के अप्रत्याशित नतीजों और दशकों पुराने दोस्तों के बीच बदलते रिश्तों की कहानी है। यह हमें सिर्फ सुर्खियों से आगे देखने पर मजबूर करता है ना। ग्रीनलैंड की ये स्थिति दुनिया में चल रहे बड़े बदलावों का एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे संसाधनों के लिए एक नई दौड़ शुरू हो रही है, जिसे कुछ लोग द न्यू ग्रेट गेम कह रहे हैं, और ये आर्कटिक में खेला जा रहा है। गर्म होती पृथ्वी के रणनीतिक परिणाम अब हमारे सामने आ रहे हैं, और
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती और मूल्यों से ज्यादा एक लेन देन वाला, एक ट्रांजैक्शनल नजरिया हावी हो रहा है। हमने जो स्रोत देखे उनमें इस बात का भी जिक्र है कि ट्रंप के बेटे ने ग्रीनलैंड का दौरा किया था और दावा किया कि वहां के लोग अमेरिका से जुड़ना चाहते हैं। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि जब दुनिया के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस भू राजनीतिक शतरंज पर अपने अपने कदम चल रहे हैं, तो उन 57,000 लोगों का क्या जो वास्तव में ग्रीनलैंड में रहते हैं? उनकी मातृभूमि पर खेले जा रहे इस बड़े खेल में उनके आत्मनिर्णय, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मायने रखता है।